हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का चौथा वीडियो या चौथा लेक्चर। अब इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम होता है, या इसे ही आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि प्रतिबिंब रचना का नियम लिखिए। तो इसके प्रतिबिंब रचना का नियम या प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम दिया गया है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो उस पर हम पूरा डिटेल में हम समझेंगे। उसके बाद दूसरा आता है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको 6 कंडीशन आपके होते हैं। 6 प्रकार से आपको ये क्या होता है, बनता है। एक होता है कि जब अवतल दर्पण पर वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो कैसा बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु हो तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, कैसा इसका किरण आरेख होगा, ठीक है, इसका आकार कैसा होगा, वह वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब या आभासी बनेगा। पूरा हम डेप्थ में आपको डिस्कस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। अगला हम इसको हम देखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी आज का टॉपिक। अगला आता है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर न्यूमेरिकल के लिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता। तो न्यूमेरिकल ना आने का एक कारण हो सकता है कि आपका चिन्ह परिपाटी नहीं पता होना। चिन्ह परिपाटी यदि आपको पता रहेगा तो लगभग आपका चांसेस है कि आपको फॉर्मूले और चिन्ह परिपाटी पता हो, ठीक है, और गणना आपका सही हो। तो चिन्ह जो क्या होता है, जो न्यूमेरिकल होता है वो आपको लगभग 95% आप उसको सही कर देंगे, ठीक है, ज्यादातर चांसेस है। तो इन सभी को आपको आज पढ़ना है और ये सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले के 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पढ़ सकते हैं, या आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल लिखेंगे क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिख के मैसेज करेंगे तो आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, या इसे ही हम प्रतिबिंब रचना के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो याद रखेंगे, सबसे पहला इसमें ये पॉइंट्स आता है कि प्रतिबिंब बनाने के नियम हमें जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब बनने के लिए कंडीशन क्या होते हैं। तो प्रतिबिंब बनने का मुख्यतः एक कंडीशन होता है कि प्रतिबिंब तभी बन सकता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब तभी बन सकता है जब कम से कम 2 प्रकाश किरणें हो। यदि 2 प्रकाश किरणें होंगी तभी जाकर प्रतिबिंब बनेगा। 2 से अधिक प्रकाश किरणें हो सकती हैं तभी प्रतिबिंब बन सकता है, परंतु यदि 1 प्रकाश किरण हो तो प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। तो इसको याद रखेंगे। आप क्या लिखेंगे, यहां से थोड़ा सा लिख लेंगे कि सर्वप्रथम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें या किरण होना आवश्यक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। और 2 किरण क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब तक दोनों किरणें आपस में मिलेंगी नहीं, आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यदि आप बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए मैं कभी भी कहता हूं कि बेसिक से पढ़ते हुए आइए। तो अब आते हैं प्रतिबिंब रचना के कितने नियम होते हैं, इसके 3 नियम होते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रथम नियम।
तो प्रथम नियम में हमें क्या बताया गया, देखिए अब यहाँ पे हम प्रथम नियम आपको बता रहे हैं। तो इसमें बताया गया कोई भी आप दर्पण ले लीजिए, मैं यहाँ पे एक दर्पण ले रहा हूँ और इसी से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक दर्पण ले लिया, थोड़ा सा एक एक करके हम समझेंगे। ये हमने एक दर्पण ले लिया, आप कोई भी दर्पण ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अवतल दर्पण लिया है। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। इतना तो आप जानते होंगे क्योंकि हमने बेसिक टू हाई आपको बताया है। तो ये अवतल दर्पण है और ये हमने एक मुख्य अक्ष इसका है, ठीक है, ये सब हमने पहले पढ़ा दिया है। ये इसका ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है तथा ये प्रकाश जो क्या है वक्रता केंद्र C है। अब सबका परिभाषा भी हमने पहले ही बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसमें प्रथम नियम में ये बताया जाता है कि ये मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती है। यही आपका प्रथम नियम है। प्रथम नियम आप क्या कहेंगे, देखिए प्रथम नियम में आपको यही बताया गया कि ये जो मुख्य अक्ष है, जो ब्लैक कलर से आपको क्या लिखा गया है, ये लाइन खींचा गया है, तो इसी को ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आप ऐसे लिखेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के प्रथम नियमों के अनुसार, ऐसे आपको लिखेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के प्रथम नियमों के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ऐसे आपको पूरा विस्तार में आप जितना बताएंगे एग्जाम में यदि आता है, ऐसे आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर भी मैं तो यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखूंगा क्योंकि समय जितना बचेगा उतना ही हम आगे टॉपिक को पढ़ पाएंगे। तो आप इतना तो लिख ही लेंगे, मैं बोल रहा हूँ तो रफ की कॉपी में आप लिखिए। आप लिखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के प्रथम नियमों के अनुसार। प्रथम नियमों के अनुसार के बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। तो इसको नियम लिखने के बाद आपको ये नीचे आपको ये फिगर बना लेना है। अब आते हैं हम अपने द्वितीय नियम पर, एक एक करके हम समझेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में हमें क्या बताया गया, यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ और यहीं से हम समझेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ये छोटा में फिगर कर दे रहा हूँ। दूसरा आपको मैं यहाँ पे एक और फिगर बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में। तो ये आता है आपका द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस है F और ये वक्रता केंद्र है C। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। F ऊपर भी नीचे भी कहीं भी लिख सकते हैं, ये संकेत रूप में है। तो द्वितीय नियम ये कहा जाता है कि जो क्या है, मुख्य फोकस है F, तो मुख्य फोकस F से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये आपका द्वितीय नियम है। क्या हमने कहा द्वितीय नियम, हमने कहा कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के द्वितीय नियमों के अनुसार मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यही बात हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। शॉर्ट में हम लिखेंगे कि हम क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली
प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको दूसरी बात भी समझ में आ गया होगा। द्वितीय नियम लिखेंगे, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसको लिखने के बाद आप इसको फिगर को बना लेंगे। अब आते हैं हम तृतीय नियम पर। अब आपको तृतीय नियम में क्या बताया गया, मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूं, फिर से इसको भी समझ लेते हैं। तो ये हमने एक अवतल दर्पण बना ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण तैयार। ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण में क्या होता है भैया, तो हमने यहाँ पे मुख्य अक्ष यहाँ पे खींच लिया। अब ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुवी है, ये मुख्य फोकस है F, ये प्रकाशिक केंद्र क्या है, C है, सॉरी वक्रता केंद्र C है। तो इसमें यह बताया जाता है तृतीय नियम में कि वक्रता केंद्र जो C है, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं जिस मार्ग से गई हुई होती हैं। ठीक है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है ना। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं जिस मार्ग से गई हुई होती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप तृतीय नियम में यह लिखेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के तृतीय नियमों के अनुसार वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो आशा करते हैं आप इतना लिख लेंगे। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप इतना तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे वक्रता केंद्र, आप लिखेंगे वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का नियम या प्रतिबिंब बनाने का नियम है यह आपको अच्छे से बताया गया है, तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आपको इसीलिए लिखा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अंत में कैसे नोट्स मिल सकता है, परंतु यदि आप सक्षम हैं, यदि आप नोट्स बना सकते हैं तो कम से कम अगर आपके पास समय हो तो जब भी आप बैठिए तो एक रफ की कॉपी लेकर बैठिए, और जब भी आपसे बोला जाए, जैसे यहाँ से समझा कर बोला जा रहा है, तो आप यहीं से सुनकर लिखिए। नोट्स को आप कोशिश कीजिए कि आपको यहीं से आपको लिख लें। अंत में हम बताएंगे कि नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं, ले सकते हैं उन नोट्स को, ठीक है। परंतु आप कोशिश कीजिए कि यहीं से सुनकर कम से कम रफ की कॉपी में लिखें, क्योंकि ऐसे आपको नोट्स बनाना भी आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की टॉपिक को शुरू करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं अपने, ठीक है। ऐसे ही आपको ध्यान देकर एक एक पॉइंट्स को समझना है, ठीक है, क्योंकि यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो भैया बहुत ही दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मेरा पूरा कोशिश रहता है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, कभी भी रटना नहीं पड़े, ठीक है, क्योंकि रटना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने बहुत ही रटा हुआ है, ठीक है, बहुत रटा हुआ है, परंतु मुझे बाद में समझ में आया कि रटने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो रट्टा मार कर परिभाषा याद करते हैं, नियम याद करते हैं, तो उनसे याद नहीं। आप कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, यदि आप रट्टा नहीं उसको समझना चाहते हैं तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर। जैसे मान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लिखिए प्रकाश का परिवर्तन ब्रदर सर। आप YouTube पे इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं यदि आप पढ़ते होंगे तो जानते भी होंगे कि आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, याद कराएंगे हम, ठीक है, आपको रट्टा नहीं करना होगा कुछ भी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप तो जानते ही हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरा
अब हम पढ़ेंगे कि जो गोलीय दर्पण द्वारा मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो अब हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में लिखता, परंतु गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, एक है अवतल एक है उत्तल। तो ज्यादातर अवतल लेंस पर ही आप जैसे अवतल लेंस पे समझेंगे वैसे ही उत्तल लेंस में भी होता है। तो इसलिए मैं अवतल लेंस पे आपको टोटल बता रहा हूँ, आप उत्तल लेंस को इसी के कंपेरिजन करके आप याद भी कर सकते हैं, या आपके पास बुक होगा तो बुक में आप दे सकते हैं। आपको इसी से यदि आप ये समझ गए तो वो भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं और एक चार्ट हम बना देते हैं, इसी से आपको याद हो जाएगा। और इसमें बहुत से बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, या जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, छोटा होता है बड़ा होता है। इस प्रकार बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका आज डाउट आपको क्लियर होगा और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे एक चार्ट में बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, मैं एक चार्ट बना दूँ, थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए। ठीक है जी, यहाँ पे एक हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलिए आपका चार्ट कंप्लीट हो गया, देखते हैं। ध्यान से एक एक करके हम समझेंगे, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है। अब इस चार्ट में हम क्या क्या लिखेंगे इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। आप पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रतिबिंब मतलब वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु कहाँ पर रहेगा। तो वस्तु जहाँ पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद प्रतिबिंब की आकृति कैसे होगी, या हम सिंपल वे में कहें तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा उसको हम देखेंगे। और उसके बाद प्रतिबिंब के जो क्या होगा प्रकृति कैसी होगी, मतलब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा, इस पे हम इसको देखेंगे। अब जो किरण आरेख भी आपसे पूछा जाता है तो अभी मैं किरण आरेख आपको समझा कर एक एक को याद कराऊंगा। तो सबसे पहला तो याद रखेंगे अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के बनता कितना है, 6 कंडीशन पे, 6 शर्तों पर अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम प्रथम लिखते हैं। तो सबसे पहला आपका बनता है, तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ये लाइनिंग खींच दे रहा हूँ जैसे आपको और भी आसानी हो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ये हमने लिख दिया। तो सबसे पहला आता है कि जब वस्तु अनंत पर हो। ध्यान दीजिएगा, मैं एक यहाँ पे फिगर बनाकर ही आपको समझा रहा हूँ। ये हमने एक दर्पण ले लिया, कौन सा दर्पण है भैया, तो ये अवतल दर्पण ले लिया क्योंकि अवतल दर्पण पर हम समझा रहे हैं। तो ये अवतल दर्पण का ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र जो क्या है मुख्य ध्रुव है P, ये है मुख्य फोकस है F, ये है वक्रता केंद्र C। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, मान लेते हैं यहाँ पर अनंत है, अनंत का तो कोई सीमा नहीं है, परंतु मान लेते हैं अनंत मतलब इन्फिनाइट पर है। तो जब वस्तु एक होता है अनंत पर होगा, दूसरा या तो वस्तु अनंत पे होगा या वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच होगा, यहाँ पर होगा। तो दूसरा आपका कंडीशन बनता है कि जब वस्तु अनंत तथा C के बीच हो, समझ रहे हैं ना, मतलब अनंत व C के बीच हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अनंत व C के बीच हो। समझना है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, अभी आपको सब समझ में आएगा।
तीसरा आपका कंडीशन बनता है कि जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पे हो, मतलब C पर हो, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा अभी हम डिस्कस करेंगे। चौथा आपका कंडीशन होता है C और F के बीच, मतलब यहाँ पे जब प्रतिबिंब हो, तो चौथा आपका होता है C व F के बीच हो, तब जाकर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर कैसा आकार होगा, सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका पांचवा कंडीशन होता है कि मुख्य फोकस पर हो, मतलब F पर जब वस्तु हो तब कैसे बनेगा। छठा कंडीशन बहुत ही एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम अब अंत में डिस्कस करेंगे। 5 पर ही हम समझते हैं। सबसे पहले तो हमने लिखा है जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच हो, फिर से C पर हो या C और F के बीच में हो और F पर हो, तो कहाँ बनेगा। तो याद रखेंगे जब वस्तु अनंत पर होता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य फोकस पर बनता है, मतलब अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस F पर बनेगा। और जब वस्तु अनंत और C के बीच में स्थित होगा तब इसका प्रतिबिंब C व F के बीच बनेगा। C मतलब वक्रता केंद्र C और F के बीच में बनेगा, ठीक है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, C पर हो, तो भी इसका प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। किस पर, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और जब वस्तु C और F के बीच स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब अनंत व C के बीच बनेगा, ठीक है। और जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो मतलब यहाँ पर हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इसको आपको याद रखना है। अब बताइए यदि आपसे कोई भी पूछता है कि अवतल दर्पण पर जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप बता सकते हैं ना कि अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। तो ऐसे ही आपसे बहुविकल्पीय भी पूछे जाते हैं और कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ, ये जो भी बात बताया गया है ये आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। लगभग मैं अभी तो आप जान रहे होंगे कि एक क्लास है तो यही बहुत से क्लास अभी हमने लिया है पीछे, ठीक है। तो बहुत सा तकलीफ आता है, थोड़ा सा थक जाते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी में मिले, पूरा अच्छे से डेप्थ में समझाया जाए, ठीक है। तो आप थोड़े सा ध्यान से पढ़िएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को जोड़िएगा कि हमारी छोटी सी फैमिली एक समय पर बहुत ही बड़ी फैमिली बने, ठीक है। क्योंकि जो क्या होता है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और अपने सभी फ्रेंड्सों को बताएंगे तो वो भी यहाँ से ज्वाइंट होंगे, वो भी पढ़ेंगे, उनका भी सपोर्ट मिलेगा, हमारा भी सपोर्ट होगा, वो भी आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम कैसे इसको याद करेंगे। तो देखिए इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। जस्ट ऐसे हमने इन्फिनाइट लिखा है, इन्फिनाइट सी एफ और एफ लिखा है। इसको जस्ट हमने क्या कर दिया, इसको पलट कर यहाँ पे हमने लिख दिया है। एफ है नीचे तो एफ को ऊपर लिखा है, सी एफ है तो 2 नंबर पे लिखा है, सी वाले पर इसको हम जस्ट यहाँ पे लिखे हैं, इसको सबसे नीचे, मतलब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, इस प्रकार जस्ट इसको हमने उलट कर यहाँ पे लिखा है। तो आप इसको कंपैरिजन करके याद भी कर सकते हैं। बताइए इजी हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी प्रकार आपको हम पूरा ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे। अब आता है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब तीसरा आता है कि आकार कैसा होगा। तो याद रखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा तब इसका आकार एक बिंदु के जैसा होगा, बिंदु का जैसा, जैसे ये बिंदु होता है, इसका बिंदु के जैसा इसका आकार होगा। किसका, तो प्रतिबिंब का आकार। किसका आकार हम कह रहे हैं, प्रतिबिंब का आकार, इसको याद रखेंगे। दूसरा, जब वस्तु अनंत और C के बीच स्थित होगा तो इसका जो आकार होगा, मतलब जब वस्तु यहाँ पे स्थित होगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसका आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। पहले एक बिंदु के जैसा था, फिर से वस्तु से छोटा होगा। जैसे मान लेते हैं ये वस्तु है, समझिएगा एक एक पॉइंट्स, मैं पूरा अच्छे से भले ही टाइम लगे परंतु हम एक एक करके समझेंगे। पहले ये वस्तु है तो वस्तु का मतलब इसका जो प्रतिबिंब बना वो एक बिंदु के जैसा बना। दूसरे में क्या हो गया, वस्तु से छोटा बना। देखिए बड़ा तो है, बिंदु से तो बड़ा है परंतु इससे छोटा है कि नहीं, तो ऐसा बना, तो वस्तु से हमने छोटा लिखा। उसके बाद वस्तु के बराबर बना। तीसरे में क्या होता है, वस्तु के बराबर, मतलब प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु के बराबर बन गया। मतलब ये वस्तु था तो इसके बराबर अब प्रतिबिंब बन गया, ठीक है।
तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। उसके बाद चौथे में जब C और F के बीच स्थित होगा तो वस्तु जो होगा वो क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कौन बड़ा बनेगा, तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु से बड़ा हो जाएगा। मतलब ये वस्तु है तो इससे बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया किसका, प्रतिबिंब का आकार। तो हमने लिखा वस्तु से बड़ा हो गया। देखिए छोटा था, ठीक है, एक बिंदु का जैसा, फिर से इससे छोटा था, प्रतिबिंब से छोटा, उससे बड़ा, फिर से उससे बड़ा, ठीक ऐसे ही बढ़ रहा है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद जब F पर आएंगे, जब वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब जो होगा वो बहुत बड़ा बनता है। तो आप क्या लिखेंगे, बहुत बड़ा बनता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये इतना बड़ा बन गया प्रतिबिंब, तो वस्तु से तुलना में तो बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए हमने रखा यहाँ पे बहुत बड़ा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने बिंदु बताया, बिंदु से छोटा सा बड़ा हुआ, ठीक है, वस्तु से छोटा है परंतु थोड़ा सा तो बिंदु से बड़ा हुआ। उसके बाद वस्तु के बराबर हो गया, फिर से वस्तु से बड़ा हो गया, फिर से वस्तु से बहुत बड़ा हो गया। तो इसको कंपेरिजन करके आप याद कर सकते हैं। अगला आता है कि प्रकृति कैसी होगी। तो आपको याद रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो याद रखेंगे वो उल्टा होता है। समझ में आया ना, जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। तो इसका प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक उल्टा। इसका भी वास्तविक उल्टा हो जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में। यहाँ पे कहीं भी वस्तु कहीं पर भी हो तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक उल्टा होगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। और जो प्रतिबिंब आभासी बनेगा उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। तो आशा करते हैं कि इतना आपको चार्ट समझ में आया होगा। अब आते हैं जो छठा हमारा कंडीशन है, अभी हम इसको फिगर किरण आरेख द्वारा आपको समझाएंगे। अब आता है कि देखिए यहाँ पर था, अब प्रतिबिंब अंत में कहां पर बनेगा, एक F और P के बीच, मतलब मुख्य फोकस F तथा ध्रुव के बीच जब वस्तु होता है, मतलब F व P के बीच वस्तु हो तब कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो जब इन दोनों के बीच स्थित होता है तब प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। ये जो दर्पण है इसके पीछे बनता है। क्या बनता है भैया, प्रतिबिंब बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, दर्पण से पीछे बनता है। तो याद रखेंगे ये अंतिम एक कंडीशन है जो याद रखना होगा कि F व P के बीच स्थित हो तो दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद आकार कैसा होगा, तो याद रखेंगे वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, इससे ये जितना बड़ा है उससे भी बड़ा बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वस्तु से बहुत ही बड़ा, आप इसको लिख लेंगे, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। उसके बाद प्रकृति की याद रखेंगे कि इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, जब दर्पण से पीछे बन रहा है इसका मतलब कि आभासीय बन रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो एक छठा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब आभासीय बनता है, इसीलिए हमने इसको नहीं बताया था। तो ये आभासीय बनता है और जो भी आभासीय होगा वो सीधा बनेगा प्रतिबिंब। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इस चार्ट को कि जब F और P के बीच स्थित हो तो वस्तु का दर्पण से पीछे बनता है, बहुत बड़ा बनता है, आभासी सीधा बनता है। तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप ले लीजिए, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। आशा करते हैं आपने ले लिया होगा। अब चलिए हम इसको किरण आरेख द्वारा एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, परंतु आपको हाँ किताब में सभी को आपको डेप्थ में पूरा फिगर सहित आपको बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि जब वस्तु अनंत तथा F के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति तथा किरण आरेख द्वारा समझाइए। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप पूछे भी गए हैं, जो आप देखेंगे तो कॉपी में आपको जो क्या है, जो आपकी बुक है उसमें ऐसे आपसे पूछा गया होगा। तो चलिए हम पहले कंडीशन पर फिगर बनाकर आपको समझाते हैं। तो इसका फिगर यहाँ पे एक हम सबसे पहले तो दर्पण बना लेते हैं। कभी भी क्लास आप करेंगे, आप बताइए ये जो क्लास जिसका छूट जाएगा उसको समझ में आएगा, ये सब नहीं ना आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब क्लास किया जाता है तो बेसिक से कीजिए, शुरू से कीजिए, एक एक क्लास को आप ज्वाइंट होकर कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए एक हमने दर्पण बना लिया, इसमें ये क्या है, ध्रुव P है, यह मुख्य फोकस है F,
ये वक्रता केंद्र है C। अब यहाँ पे वस्तु क्या है, अनंत पर है, तो ये मान लेते हैं कि वस्तु अनंत पर है, ठीक है। तो वस्तु जब अनंत पर होता है तो अनंत से मान लेते हैं ये पहली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। अब बताइए, हमने जब प्रतिबिंब रचना का नियम पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो भी वस्तु जो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी प्रकाश किरणें, वो कैसे आती हैं, तो मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ये हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, अभी नियम में बताया है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो द्वितीय नियम, प्रतिबिंब बनाने के लिए दो नियम चाहिए, दो किरण होनी चाहिए कम से कम, तो ये हो गई पहली। दूसरी किरण ये जा रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ही गई। परावर्तन होने के पश्चात ये भी कैसे होगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर, तो ये भी क्या होगा, मुख्य फोकस से ही होकर जाएगा। तो ये भी कैसे, इस प्रकार मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब बताइए, परावर्तन होने के पश्चात ये दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हैं, ये एक पर ही तो मिली, मुख्य फोकस पर ही तो मिली। तो इसका मतलब जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं, टकराती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वही तो वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा ना। ये जहां पे मिलेंगी वही तो वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। ये हमने प्रतिबिंब जब पढ़ाया था दूसरा लेक्चर में, तो हमने उसे पूरा डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर प्रतिबिंब, तो बताइए, हम जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होती है, F पर बनती है। तो देखिए F पर बना कि नहीं बना, और कैसी बनेगी, एक बिंदु की जैसी बनेगी। तो बताइए, बिंदु का जैसे बना और दर्पण से इधर बन रहा है, दर्पण के आगे, तो इसका मतलब वास्तविक उल्टा बनेगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो बताइए, इसको आपको कैसे लिखेंगे, जब आपसे कह दिया जाए कि जब वस्तु अनंत और अनंत पर स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब की रचना किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, M1 M2 है। ये सब हमारा समझाना काम है, आपका काम है इसको सुनकर समझकर लिखना। आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं या नोट्स की भी हमारी हेल्प ले सकते हैं, या आप सुनते हुए लिखिए, आप क्या है रफ में लिखिए। जरूरी नहीं कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, आप अपने समझ कर आप वैसे लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है जिसका ध्रुवी वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। तब जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अनंत से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं, तथा दूसरी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तब ये दोनों किरणों का प्रतिबिंब, मतलब तब लिखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनता है, इसका आकार एक बिंदु के जैसे होता है तथा इसकी प्राकृतिक वास्तविक उल्टा होता है। तो इतना बात आपको लिखकर उसके बाद ये फिगर को बनाना है। परंतु याद रखेंगे, ये पहला जो कंडीशन है इस पर अलग अलग तरीके से फिगर आपको दिया गया है किताब में भी, तो आप देख सकते हैं, दोनों का मतलब वही है, ठीक है। आप जैसे भी फिगर बना लें, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आपको केवल समझना है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है कि मैं पूरा आपको लिख कर समझाऊं, और लिख कर कोई भी जैसे बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, एक एक को अब लिख कर समझाना। मेरा काम है समझाना, मैंने यहाँ पे पूरा आपको बोलकर बताया, वही सुनिए, बार बार उसको लिख लीजिए। आते हैं आप दूसरे पर। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा हम फिगर बना दे रहे हैं किरण आरेख, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। ये हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। तो अब दूसरी किरणें देखिए, अब दूसरा क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे एक अनंत है तो दूसरा क्या है, अनंत और C के बीच, तो मतलब क्या होगा, वस्तु यहाँ पर होगा। तो जब वस्तु यहाँ पर है A व B वस्तु है, आइए M1 M2 दर्पण है, तो इससे पहली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं। तो ये हो गया पहला। द्वितीय प्रकाश किरणें कैसे जाएंगी, तो दूसरी प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात हम जानते हैं, हमने बताया था कि क्या हो जाती है,
उसी माध्यम से वापस लौट आती हैं। जब भी वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। ये हमने सब नियम में अभी पढ़ाया है। तो बताइए ये दोनों किरणें किस बिंदु पर मिली? यहाँ पे मिली। तो यहाँ से इस बिंदु से खींचा गया मुख्य अक्ष पर लंब क्या कहलाता है? वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसका प्रतिबिंब कैसा बना? तो आपका ए बी बन गया। तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या बताया था कि जब अनंत और सी के बीच स्थित हो, अनंत और सी के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बनेगा। तो यही तो प्रतिबिंब है ना, सी और एफ के बीच बना है कि नहीं बना है? ठीक है, और वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु इतना बड़ा है, वस्तु से छोटा है प्रतिबिंब। उसके बाद वास्तविक उल्टा बना है, तो ये वास्तविक है, प्रतिबिंब आगे बन रहा है दर्पण के, तो और उल्टा है ही। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिखेंगे, अगर ऐसे पूछ लिया जाता है कि अनंत और सी पर वस्तु हो तो कैसे लिखेंगे? माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है जिसका ध्रुवी मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। तब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो तो वस्तु से चलने वाले प्रथम प्रकाश किरणें परावर्तन के मतलब वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं। द्वितीय प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। उसके बाद लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की स्थिति C तथा F के बीच होता है तथा उसका आकार वस्तु से छोटा होता है तथा प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा होता है। तो इसको आपको लिखना है। तो आशा करते हैं इतना आप लिखेंगे। पूरा आपको जैसे हमने बताया है वैसे आप लिख लीजिए, या जितना आप समझे हैं उतना ही अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। ठीक है, आते हैं तीसरे पर। ये एग्जाम में नहीं आने वाला, इसलिए मैं आपको उतना डेप्थ में नहीं समझा रहा हूँ। हाँ, ये है कि यदि आप डेप्थ में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, अगला आता है, अगला है सी पर जब वस्तु हो तो वस्तु कहाँ पर हो? यहाँ पर हो। ठीक है, तो यहाँ से पहली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं। ठीक है, ये हो गया। द्वितीय प्रकाश किरणें याद रखेंगे, द्वितीय प्रकाश किरणें कैसे जाएंगी? तो द्वितीय प्रकाश किरणें, मैं इसका लिख दे रहा हूं, द्वितीय प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती हैं? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर हो जाती हैं। तो देखिए ये पहली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई तो मुख्य फोकस से होकर चली आई। द्वितीय प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर गई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। तब ये दोनों किरणें कहाँ पर मिली? इस बिंदु पर मिली। तो इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर क्या? मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये वस्तु मान लेते हैं ए डैश बी डैश है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बी ए डैश बी डैश बनेगा, इसका प्रतिबिंब यही ना बनेगा। ठीक है, संकेत रूप में हम बता दे रहे हैं। तो देखिए इसका प्रतिबिंब हमने बताया था कि सी पर बनता है, तो सी पर यहाँ पे प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? और हमने बताया था कि वस्तु के बराबर बनता है, तो देखिए वस्तु के बराबर ही इसका प्रतिबिंब बना है और वास्तविक उल्टा बना है, तो वास्तविक उल्टा ये है ही। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा टेढ़ा है। देखिए हम इंची टेप तो लेकर बैठे नहीं है कि तो क्या है, एक जो क्या है प्रतिबिंब बने वो सीक्वेंस में एक टाइप बने। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, तो आप इसको इंची टेप से इसके सहायता से आप इसको स्केल की सहायता से आप खींचिएगा, उसके बाद आप फिगर बनाइएगा, पूरा अच्छे से आपको बनेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं एक एक टॉपिक को। तो चलिए और भी जो बचा हुआ है उसको हम समझा देते हैं। सी तथा एफ के बीच स्थित हो। ठीक है, तो आप देखते हैं ये हमने एक दर्पण ले लिया, यहाँ पर हम ले रहे हैं वक्रता केंद्र सी, ये एफ है, ये क्या है आपका ध्रुव पी है। तो हमने जाना कि यहाँ पर जब बीच में स्थित हो तो अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चला आएगा। ठीक है, द्वितीय प्रकाश किरणें, अब ध्यान दीजिएगा, द्वितीय प्रकाश किरणें कैसे जाएगा? तो द्वितीय प्रकाश किरणें इसके
मुख्य अक्ष जो क्या होता है, ये वक्रता केंद्र सी है, तो वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगा। इस प्रकार से माना जाता है कि वक्रता केंद्र सी से होकर जाता है और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी से ही होकर चला आता है। इस प्रकार माना जाता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर चला आता है। तो ये दोनों किरणें, ये दोनों जो किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। तो सॉरी, समांतर नहीं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के किरणों के जैसे ये मिलेंगी, ठीक है। ये अगर हम देखें इसको, थोड़ा सा मैं सीधा इसको बनाऊं, ठीक है। आप जब फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको ऐसे ही मिलेंगी। ये थोड़ा सा दर्पण को मैं इस प्रकार कर ले रहा हूं, इतना दर्पण है। और इसको मैं आगे बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये काटेंगे, जब आप फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा स्केल की सहायता से आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये दोनों किरणें यहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब, ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब जो होगा यही तो वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा ना। तो ये देखिए ये वस्तु है, मान लेते हैं ए बी है, और ये ए डैश बी डैश आपका क्या बना है, वस्तु का प्रतिबिंब बना है। तो ध्यान देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। तो वस्तु कैसा है, छोटा, और वस्तु से बड़ा यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। तो हमने कहा था वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जब C और F के बीच स्थित होगा, C और F के बीच स्थित होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और C के बीच। तो अनंत यहाँ पर है और C, अनंत और C के बीच बना है कि नहीं प्रतिबिंब, और वस्तु से बड़ा भी बनेगा, ठीक है। और वास्तविक है, जब आगे बन रहा है तो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसको आप कॉपी जो क्या है आपके जो बुक है उसकी सहायता से आप लिख सकते हैं, या सिंपल में इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। ऐसे ही आपको फिगर का आपको क्या कर लेना है, जो क्या होता है प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस का तो ये बनेगा नहीं, ठीक है। आते हैं पांचवे पर, ठीक है। ये दोनों आप कर ही लेंगे। देखिए इतना हमने बता दिया, थोड़ी सी बुक की हेल्प ले सकते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस हाँ इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको न्यूमेरिकल और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये आपको बहुत बार पूछे जाते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। तो इसको आपको याद रखना है कि जब वस्तु कोई पूछ दे कि वक्रता केंद्र पर हो तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ गए होंगे। यदि आपको टीचर बनना है तो आपको पूरा ये डेप्थ में समझना होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बुक की हेल्प ले सकते हैं, या आपको नोट्स जब दिया जाएगा अंत में बताएंगे कैसे आप नोट्स ले सकते हैं, तो उसकी भी आप जो क्या है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, वहां से उसको अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं किरण आरेख। तो हमारा तीसरा जो टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन का चिन्ह परिपाटी, ठीक है। देखिए परावर्तन के लिए, लेंस के लिए, ये तो हम गोलीय दर्पण के लिए बता रहे हैं, लेंस के लिए अलग होगा, सभी के लिए थोड़ा सा क्या होता है जो चिन्ह परिपाटी होता है वो अलग होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं अवतल दर्पण पे समझा दे रहा हूँ, अवतल और उत्तल दोनों पर वही लागू होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना दे रहा हूँ, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। तो इसमें अब सबसे पहले आपको एक एक करके ये क्या होता है जो चिन्ह परिपाटी होता है इसको लिखना होगा, ठीक है। तो समय बहुत ही ज़्यादा हो गया इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझा रहा हूँ, वैसे आप लिखिए। सबसे पहला आप लिखेंगे कि जो क्या होता है जो दर्पण में क्या होता है, दर्पण में जो क्या होता है प्रकाश किरणें कभी भी बाईं ओर से जाती हैं। ये बायां है आपका, इधर क्या है आपका दायां है। तो कभी भी हम जानते हैं कि जो प्रकाश किरणें जाती हैं वो बाएं से ही जाती हैं। अभी जितना भी हमने फिगर बनाया सभी इधर से ही प्रकाश किरणें लेके गए कि नहीं। तो आप क्या लिखेंगे कि दर्पण में प्रकाश किरणें बाएं से आती हैं,
ये पहला आपका नियम हो जाएगा। इस प्रकार आपको सभी नोट्स में हमने लिखा हुआ है, तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका हो गया कि कभी प्रकाश किरणें बाएं से होकर जाएंगे। दूसरा कि वस्तु को, मतलब मान लेते हैं वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर हो या यहाँ पर हो, तो यदि हमें दूरी को मापना है तो कभी भी हम दूरी कहाँ से मापेंगे, मुख्य ध्रुव, मतलब क्या है, दर्पण का जो ध्रुव है उसी से, इससे हम दूरी को मापते हैं, इधर मापे या इधर मापे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी को हम वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी को P से मापते हैं। P मतलब ध्रुव से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से ही हम किसी भी वस्तु की दूरी को मापते हैं। ठीक है, ये पूरा हमने अच्छे से लिखकर ही समझाया है। तो आशा करते हैं 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। तीसरा आपका आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये जो प्रकाश किरणें इस प्रकार जा रही हैं, ठीक है, इस प्रकार जो प्रकाश किरणें जाती हैं तो इसे हम आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण की दिशा में, ये आपतित किरण की दिशा इस प्रकार है, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी जो होती है वो सदैव किससे होती है, धनात्मक होती है। मतलब इस दिशा में मापी गई दूरी, इस दिशा में मापी गई जो भी दूरी होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ये आपको लिख लेना है। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। क्या होती है, मतलब विपरीत दिशा में, इसको याद रखेंगे, विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरी होगी वो सदैव ऋणात्मक होगी। ठीक है, आपतित किरण के सदैव विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। जस्ट इसके विपरीत, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या होगा, माइनस में हम लेंगे। किस में लेंगे, माइनस में, क्योंकि हम इधर माप रहे हैं। जब भी हम इधर दर्पण से इधर हम दूरी को मापेंगे तो उसे माइनस में लेंगे। इसलिए जो क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, जो क्या होता है वो माइनस में हम लेते हैं। और जस्ट हम इसके विपरीत पीछे, जब पीछे हम मापते हैं तो क्या होगा, इधर अगर हम मापेंगे तो वो सभी धनात्मक होगा। तो ये 4 हमने चिन्ह परिपाटी बता दिया। 5वां आपको याद रखना है कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर जो मापी जाती है दूरी उसे हम धनात्मक से मापते हैं। मतलब मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरी को कैसे, धनात्मक लेते हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी को हम ऋणात्मक लेते हैं। समझ में आया, जैसे वस्तु का लंबाई कितना है तो उसको हम लेंगे तो धनात्मक में लेंगे, और नीचे यदि प्रतिबिंब की हम लंबाई यदि नापते हैं तो वो कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो सभी आपको लिख लेना है अच्छे से कि मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरी को धनात्मक लेते हैं और मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक लेते हैं। तो आशा करते हैं कि पूरा हमने अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है तो समझ में आ गया होगा। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी चैनल पे नए होंगे, तो मैं यही कहूँगा यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जरूर यदि आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो मोटिवेट करने के लिए आप भी कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास जो इस चैप्टर का मतलब क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो का नोट्स हमें मिल जाए और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से वीडियो यहाँ से देखूँ और उसके बाद मैं समय मिलता है तो मैं अपना नोट्स भी वहाँ से बना लूँ। तो यदि आप भी नोट्स चाहते हैं, PDF नोट्स, तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम रुपये में आपको नोट्स पूरा दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो आप नोट्स को ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।